नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज मैं जो पाठ आपके लिए लाई हूँ प्यारी सी कविता है संदेश परख फूल और कांटा, जिसे सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। जो कहते हैं जन्म से नहीं कर्मों से महानता तय होती है। इस वीणावाणी चैनल पर इस वीडियो में आप देखेंगे एमसीक्यू, सीबीक्यूज एंड हॉट्स और भी बहुत कुछ रोचक। आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, ये बताओ, फूल और कांटे देखकर आपके मन में क्या ख्याल उठता है? कौन से विचार आते हैं? फूल कोमल होते हैं, सबको मन भाते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, फूलों पे तितलियां मंडराती हैं, साथ में कांटे भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सुख दुख का प्रतीक है फूल, सुख का, कांटे दुख का। आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही डाली पर कांटा लगता है, उसी पे फूल लगता है, तो भगवान ने कांटों को फूलों की सुरक्षा के लिए बनाया, नहीं तो हर कोई उनको तोड़ता हुआ ही चलेगा। तो अनेक ख्याल आपके हो सकते हैं। इसी का हम विश्लेषण इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। फूल और कांटे हमें क्या संदेश और दे सकते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस पाठ के हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है? हाँ, इस कविता के माध्यम से अच्छे आचरण, परोपकार और जीवन मूल्यों, वैल्यूज को समझना, नैतिकता को समझना। संदेश है व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप, ऊंचे कुल या परिवार से नहीं, बल्कि उसके सद्व्यवहार और कर्मों से होती है। आगे देखिए, प्यारा सा माइंड मैप है आपका कक्षा 7 मल्हार का फूल और कांटा कविता के लिए, जिसमें मैं लाई हूँ काव्य सौंदर्य, भाषा शैली, मुख्य शब्द, कीवर्ड यानी कि कविता के मुख्य विचार और इसकी मुख्य पंक्तियां या घटनाएं, भाव, विषय क्या है कविता का, संदेश क्या है। इन सबको पढ़िए और लर्न करिए। इन्हें पढ़ोगे तो ऐसे फिर कभी नहीं भूलोगे। उत्तर बनाने में परीक्षा के समय आपको आसानी रहेगी। ये देखिए हमारे प्यारे से चित्र, प्यारे से कवि का, हरिऔध जी का, बहुत सीनियर अनुभवी साहित्यकार हुए हैं, लेखक कवि हुए हैं। जन्म इनका हुआ था आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। इनकी विशेषता क्या है? इनकी चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास पर इनको खड़ी बोली का पहला महाकाव्य इनको माना जाता है। खड़ी बोली का प्रिय प्रवास महत्वपूर्ण है, और बड़े हो जाओगे, बड़ी कक्षाओं में इसका अध्ययन करोगे। बाल साहित्य भी रचा इन्होंने। बच्चों के लिए अनेक रोचक कविताएं संकलन प्रकाशित, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा अत्यंत लोकप्रिय हैं। तो उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। भाई, मैंने तो बचपन में ये प्यारी सी कविता कक्षा 2 में पढ़ी थी। आपने भी अपने बचपन में यह कविता पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ही हैं। फूल और कांटा इन्हीं की लिखी हुई है। बच्चों के लिए इन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। तो आइए पढ़ते हैं फूल और कांटा कविता का कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या, उसका सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पोयम क्या है, सार क्या है कि फूल और कांटा एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। जैसे एक ही परिवार में कई बच्चे जन्म होते हैं, लेकिन उनका नेचर, स्वभाव अलग अलग होता है। कोई उग्र स्वभाव का होता है, कोई शांत स्वभाव का, विनम्र होता है, केयरिंग होता है, तो कोई लापरवाह होता है, परिवार को साथ लेके चलने वाला होता है, जबकि वो एक ही माता पिता की संतान है। तो इसी तरह से फूल और कांटा एक ही बगीचा में जन्म लेते हैं, एक ही उनको सनलाइट मिलती है, बरसात मिलती है, चांद की चांदनी मिलती है, धूप मिलती है, हवा भी एक लगभग एक जैसी ही मिलती है। उनका एक ही पौधा पालन पोषण करता है, परंतु एक ही परिवेश में पलने के बावजूद दोनों का स्वभाव और दूसरों के प्रति व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत, उल्टा होता है। अब इनका एक एक लाइन का अर्थ क्या है? जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। अर्थात फूल और कांटा दोनों एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन दोनों का पालन पोषण करता है। रात के समय आकाश में चमकने वाला चंद्रमा भी उन दोनों पर अपनी शीतल चांदनी एक समान रूप से बिखेरता है। वह उनमें कोई भेदभाव नहीं करता। और क्या होता है? मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं।
बादलों से बरसने वाला वर्षा का जल मेह उन दोनों पर एक जैसा ही बरसता है और बहने वाली हवाएं भी दोनों के लिए एक समान ही होती हैं। लेकिन उन इन समान परिस्थितियों और परिवेश के बावजूद हमें हमेशा यह देखने को मिलता है कि फूल और कांटे का स्वभाव और उनके व्यवहार का तरीका, ढंग यानी कि स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भोर का है भेद देता है शाम तन। इसका सरलार्थ है कि कांटे की नकारात्मक प्रवृत्ति है। यहाँ पर कांटा अपनी कठोरता के कारण किसी की भी उंगलियों को छेद देता है ना, चुभ होकर घायल कर देता है, खून निकाल देता है, किसी के सुंदर रेशमी वस्त्रों वरवसन को फाड़ देता है। वह फूलों पर प्यार से मंडराने वाली तितलियों के कोमल पंख कतर डालता है और काले रंग के भौरों के शरीर शाम तन को भी छलनी कर देता है। अंतिम अनुच्छेद में देखिए, फूल सेकेंड लास्ट, फूल लेकर तितलियों की गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जो खिला। इसके विपरीत फूल अपनी कोमलता और उदारता का परिचय देता है। वह तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है और भौरों को अपनी अद्भुत मिठास भरा रस पिला देता है। फूल अपनी भीनी भीनी खुशबू और अनोखे निराले रंगों के माध्यम से सभी के मन को खुश कर देता है और इस तरह से खुशियां बांट देता है। पंचम अंतिम अनुच्छेद है, खटकता एक सबकी आंख में दूसरा है, सोहता सुरशीस पर किस तरह फूल की बड़ाई काम है, जो किसी में ही बड़प्पन की कसर। तो इसमें कवि कहते हैं कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंख में चुभता है, बुरा लगता है, खटकता है, जबकि फूल अपनी अच्छाई के कारण देवताओं के सिर पर शोभा बढ़ाता है। कवि संदेश देते हैं कि ऊंचे खानदान कुल परिवेश में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, उसका क्या फायदा, लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। इसके विपरीत अगर व्यक्ति कर्मों और स्वभाव में बड़प्पन रखता है ना, उसके स्वभाव अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, महानता बड़प्पन की कमी हो तो कोई फायदा नहीं, लेकिन व्यक्ति अपने गुणों से ही समाज में पूजनीय बनता है। कर्मों की प्रधानता बताइए, सत्कर्म होंगे तो व्यक्ति महान होगा, पूजनीय होगा। अब इसमें देखिए कविता का सौंदर्य, काव्य सौंदर्य क्या है, और से राह हटाना और लगा दिया। ध्वन्यात्मक सौंदर्य के लिए ऐसा करते हैं, प्यार में डूबी का प्रयोग, तुकांत शब्द, मानवीय चित्रण, प्रकृति चित्रण, मानवीकरण भी हुआ है। एक समान पालन पोषण, मतलब सेम अपब्रिंगिंग फूल और कांटे की हो रही है एक ही डाली पर, फिर भी नेचर अलग है। प्रकृति इन दोनों के साथ भेदभाव नहीं करती है। यहाँ देखिए, बादल की बारिश, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी एक समान है, मेह बादल दोनों पर एक समान बरसता है, हवा दोनों पर एक जैसी बहती है। निष्कर्ष क्या निकला इस बात का, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, स्वभाव में भिन्नता है ना, डाइवर्जेंट बिहेवियर्स। कांटों का स्वभाव दुष्कर, उंगलियों में चुभना, सुंदर वस्त्र फाड़ देना, तितलियों के पर कतरना और भौरों के शामतन को भेदना, परिणाम सबकी आंख में खटकता है। सत्कर्म करने वाला फूल सबको पसंद, रंग बिरंगा, तितलियों को प्यार से गोद में लेना, भौरों को अनूठा रस पिलाना, सुगंध रंगों से कलियों का जी मोहना, परिणाम देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है, पूजा में काम आता है। अब देखिए एमसीक्यूज, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो कांटे में सी वाला सही है, कांटा उंगलियों को छेदता है, वस्त्र फाड़ता है। कविता में फूल और कांटे के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। अब देखिए, मेरी समझ से कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? कांटा उंगलियां छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। कविता में स्पष्ट किया गया है कि कांटा अपनी कठोर प्रकृति के कारण किसी की उंगलियों में चुभ जाता है और सुंदर रेशमी वस्त्रों को भी फाड़ देता है। कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? ठीक है, फूल और कांटा एक ही पौधे पर समान प्राकृतिक परिवेश, वर्षा, हवा, चांदनी में पलते हैं, परंतु उनके व्यवहार स्वभाव में पूर्णतः भिन्नता होती है। कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
बड़प्पन व्यक्तियों के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। तो बच्चों, यह अभ्यास हमें सिखाता है कि जिस प्रकार फूल अपनी सुगंध से देवताओं के शीश पर स्थान पा जाता है, कांटा सबकी आंख में खटकता है। आगे मिलान करोगे प्रश्न है, आप इन्हें स्टडी करिए, पढ़िए। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, इसका भावार्थ है। किसी पंक्ति का भावार्थ परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है पद्यांश। कवि हरिऔध जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में अच्छे गुणों, सद्व्यवहार और महानता, बड़प्पन की कमी है, तो उसके केवल ऊंचे कुल या खानदान में जन्म लेने का कोई महत्व नहीं रह जाता। कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, जन्म नहीं। सोच विचार के लिए हॉट्स देखिए। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और किनसे दूर रहना पसंद करते हैं? तो फूल जैसे स्वभाव वाले कोमल हृदय के लोगों को सब लोग जो परोपकारी, विनम्र होते हैं, सदाशील होते हैं, उनको पसंद करते हैं। कठोर स्वभाव वाले, उग्र स्वभाव वाले कांटे जैसे जो चुभते हों, दुख देते हों, दूसरों को कष्ट देते हों, अहंकारी, क्रोधी किसी को पसंद नहीं आते। अब कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं? तो कविता के अनुसार फूल और कांटा एक ही पौधे पर एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। उन पर चंद्रमा की चांदनी, बादलों का जल, मेघ और बहने वाली हवाएं सब समान रूप से अपना प्रभाव डालती हैं। प्रकृति उनके पालन पोषण में कोई भेदभाव नहीं करती। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया? कांटा स्वभाव से कठोर और कष्टदायक है। वह दूसरों की उंगलियों को छेदता है, सुंदर वस्त्रों को फाड़ देता है, तितलियों के पर कतर देता है। जबकि फूल कोमल और उदार है, वह तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है और भंवरों का रस पिलाता है, अपनी सुगंध से समाज में प्रसन्नता फैलाता है। ठीक है, इनको पढ़िए और समझिए। अनुमान और कल्पना के प्रश्न देखिए। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा, मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं, बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे? तो यदि चांदनी, हवा और वर्षा का लाभ केवल एक पौधे को मिले तो बाकी पौधे पोषण के अभाव में मुरझा जाएंगे, वे पौधे पीले पड़ जाएंगे, उनकी बुद्धि रुक जाएगी, अंततः वे सूख जाएंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और बगीचे की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती? यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो यह दुनिया बहुत ही नीरस उबाऊ लगती। प्रकृति की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। अलग अलग तरह के फूल, पत्तियां, खुशबू ही हमारे जीवन में नयापन और आनंद लाते हैं। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। शब्द से जुड़े शब्द। संतोष शब्द है बड़प्पन। अब बड़प्पन से जुड़े हुए शब्द कौन से हो सकते हैं? संतोष, सहनशीलता, दया, विश्वास, उदारता, विनम्रता, त्याग, समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, परोपकार, सद्भावना आदि हो सकते हैं। ये पाठ से आगे के प्रश्न है, इनको पढ़िए और समझिए। शब्दार्थ कीवर्ड है वर यानी कि सुंदर, श्रेष्ठ, वसन, वस्त्र, मेह, वर्षा, बादल, सुर, देवता, शाम, काला। पर्यायवाची शब्द देखिए। चांद, शशि, चंद्रमा, राकेश, रात, रात्रि, रजनी, निशा, मेह, मेघ, जलद, वारिद, हवा, वायु, पवन, समीर, शरीर, देह, काया, वसन, कपड़ा, चीर, अंबर। ये विलोम शब्द दिए हुए हैं। फिर बड़प्पन, ओझापन, उदारता, संकीर्णता, मान, अपमान, विश्वास, अविश्वास, अपना, पराया, सद्भावना, दुर्भावना। फिर इसमें दो मुहावरे आए हैं, आंख में खटकना और जी खिलाना। प्रसन्न करना, जी खिलाना, खुशियां देना। फूल अपनी सुगंध और सुंदरता से कली का जी खिला देता है। आंख में खटकना, बुरा लगना या अप्रिय होना। कांटा अपने चुभने वाले स्वभाव के कारण सबकी आंखों में खटकता है। विपरीतार्थक शब्द देखो। बड़प्पन, ओछापन, मान, अपना, सुगंध का दुर्गंध, अपना का पराया। अब आपने क्या सीखा इस कविता के अध्ययन से? किस तरह से समान परिवेश मिलता है, भिन्न स्वभाव फिर भी होता है।
फूल का व्यवहार आनंदमयी क्यों है, कांटों का दुखदाई क्यों है। हालांकि कांटे फूलों के लिए इम्पोर्टेंट है, फूलों की सुरक्षा भी करते हैं, मजबूत होते हैं वो, फूल कोमल होते हैं। कुल की बढ़ाई कम है तो कैसे बताया है कवि ने, है ना, बड़प्पन की कसर। विशेषता कांटों की क्या है, फूलों की विशेषता क्या है, तो इन्हें पढ़िए, समझिए। कविता का अंतिम संदेश कोर मैसेज है, कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है। मनुष्य का जन्म चाहे कितने ही उच्च कुल या परिवार में क्यों ना हुआ हो, यदि उसके कर्म कांटे के समान दूसरों को दुख देने वाले हैं तो उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता। वहीं हरिओत जी बताते हैं कि फूल की तरह निस्वार्थ भाव से खुशियां बांटने वाला व्यक्ति हमेशा पूजनीय और महान होता है। धन्यवाद। वीणावाणी चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनर भी मिलते हैं, यहाँ आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलते हैं, पाठ के प्रश्न उत्तर मिलते हैं, इतनी सारी सामग्री एक ही जगह मिल जाती है।